हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अर्चना दीक्षित ई क्लासरूम। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं पोएम पाम ट्री के रेफरेंस टू कंटेक्स्ट के क्वेश्चंस और हॉट्स। रेफरेंस टू कंटेक्स्ट के जो क्वेश्चंस हैं उसमें हम स्टेंजा वाइज सारे स्टेंजा के क्वेश्चंस देखेंगे और हॉट्स के क्वेश्चंस देखेंगे। और रेफरेंस टू कंटेक्स्ट के क्वेश्चंस जो हैं स्टेंजा वाइज जो हम करने वाले हैं उसमें मैंने फिगर्स ऑफ स्पीच को भी इंक्लूड किया है। सो लेट्स सी। Reference to context या read to context is one and the same thing, so don't get confused. अगर कहीं पे read the context लिखा है या reference to context लिखा है, it's one and the same thing. Figures of speech included. So we'll start from stanza 1. Palm tree, single-legged giant, topping other trees, peering at the firmament. It longs to pierce the black cloud ceiling and fly away, if only it had wings. So let's see the questions. Why is the palm tree called a single-legged giant? Palm tree को यहाँ पे single-legged giant क्यों बोला गया है? Because it is tall and straight with a single trunk. ठीक है, tall है, straight है और single trunk है, इसलिए single-legged. और giant क्यों बोला गया है? Towering above other trees, क्योंकि ये बाकी trees से ऊंचा है, बाकी ट्रीज से बड़ा है, इसलिए इसको जाइंट बोला गया। तो इन सब चीजों को मिला के इसको सिंगल लेग जाइंट बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डज द पाम ट्री लॉन्ग फॉर? पाम ट्री की विश क्या है? पाम ट्री की इच्छा क्या है? इट लॉन्ग्स टू पियर्स द स्काई एंड फ्लाई। ये स्काई में घुस जाना चाहता है, मतलब इतना बड़ा होना चाहिए कि स्काई में घुस जाए, स्काई को टच कर ले और उड़ जाए वहां से, लाइक अ बर्ड इफ ओनली इट हैड विंग्स। अगर इसके पंख हो तो ये वहां से उड़ जाए। ठीक है, प्लांट्स तो एक जगह रूटेड होते हैं, लेकिन इसकी क्या इच्छा है कि मैं उड़ जाऊं एक बर्ड की तरह, फ्रीडम चाहिए इसको। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच इन सिंगल लेग जाइंट। तो ये जो फ्रेज है सिंगल लेग जाइंट, इसमें कौन सी फिगर ऑफ स्पीच का यूज हुआ है? मेटाफर का यूज हुआ है। ठीक है, द पाम ट्री इज कंपेयर टू जायंट, इसको जाइंट बोला गया है बिकॉज ऑफ इट्स हाइट, तो इसको जाइंट बोला गया है ना। इसको डायरेक्टली जाइंट बोल दिया गया, ऐसा नहीं बोला गया है कि इट लुक्स लाइक अ जाइंट या इट स्टैंड्स एज अ जाइंट, है ना। कंपेयर किया गया है इसको जाइंट से, लेकिन डायरेक्टली इसी को जाइंट बोल दिया गया। तो इस तरह के जो कंपैरिजन होते हैं जहां पे एज या लाइक का यूज नहीं होता, डायरेक्ट पाम ट्री को ही जाइंट बोल दिया गया है, इसलिए ये मेटाफर है। Then next question, what figure of speech is used in if only it had wings? ठीक है, तो यहाँ पे ये इच्छा कर रहा है, इसकी लॉन्गिंग है, इसकी विश है कि मेरे अगर पंख होते। और डिजायर कौन करता है? ह्यूमन करता है, पर्सन्स करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक पर्सन की तरह एक्ट कर रहा है। ठीक है, इसको पोएट जो है वो एक पर्सन की तरह ट्रीट कर रहा है पाम ट्री को, इसलिए यहाँ पे क्या है? पर्सोनिफिकेशन। The tree is given the human desire to fly like a bird. Then let's come to stanza 2. The tree seems to express its wish in the tossing of its head. Its fronds heave and swish. ठीक है, तो ट्री जो है वो एक्सप्रेस कर रहा है अपनी विश को, अपने हेड को टॉस करके, अपने हेड को इधर उधर घुमा रहा है। हेड पे क्या है? फ्रॉन्ड्स हैं, बड़ी बड़ी जो पाम ट्री की लीव्स होती है ना ऊपर की तरफ, उनको फ्रॉन्ड्स बोलते हैं। तो वो उड़ रहे हैं इधर उधर। इट थिंक्स मे बी माई लीव्स आर फेदर्स, तो वो क्या सोच रहा है कि जो मेरी लीव्स है ना बड़ी बड़ी, ये मेरे फेदर्स हैं, ये मेरे विंग्स हैं। एंड नथिंग स्टॉप्स मी नाउ, और अब मुझे कोई नहीं रोक सकता, बिकॉज आई हैव विंग्स नाउ, बिकॉज ही थिंक्स दैट हिज फ्रॉन्ड्स आर हिज विंग्स, है ना। तो एंड नथिंग स्टॉप्स मी नाउ फ्रॉम राइजिंग ऑन देयर फ्लटर। ठीक है, तो जब वो फ्लटर करेंगे तो आई विल राइज हाई। Let's come to the questions. How does the tree express its wish to fly? Tree अपनी wish को express कैसे करता है कि इसकी wish है fly करने की? By tossing its head and moving its fronds as if they were wings trying to flutter. ठीक है, तो वो अपना head move कर रहा है और अपने fronds move कर रहा है जैसे कि वो इसके wings हो, वो flutter कर रहा है अपने fronds को। तो उसकी wish हमको पता चलती है उड़ने की इस चीज से। What does the palm tree imagine its fronds to be? Palm tree क्या सोच रहा है कि उसके fronds क्या है ना। तो सीधा बोला गया है उसमें कि उसको लग रहा है कि fronds जो है वो feathers हैं। It imagines them as feathers or wings
that can help it rise into the sky. Next question. Explain the figures of speech in the tossing of its head. ठीक है, अब फिर से वही चीज आ गई कि हेड को टॉस कौन करता है, ह्यूमंस करते हैं या लिविंग बींग्स करते हैं, और इसको ह्यूमन बताया, मतलब इसको इस तरीके से बताया है जो पोइट है कि जैसे ये ह्यूमन की क्वालिटीज है इसके अंदर, ठीक है। तो पर्सोनिफिकेशन है यहाँ पे फिर से, तो बहुत जगह पर्सोनिफिकेशन है क्योंकि पूरी कविता में ही पोएट जो है उन्होंने इसे एज अ पर्सन ट्रीट किया है, ठीक है। तो फिर से यहाँ पे इस लाइन में पर्सोनिफिकेशन है। द पाम ट्री इज गिवन द ह्यूमन एक्शन ऑफ टॉसिंग इट्स हेड। What figure of speech is found in my leaves are feathers? ये जो लाइन है my leaves are feathers, इसमें क्या फिगर ऑफ स्पीच है? तो फिर से मेटाफर है, फ्रॉन्ट्स को डायरेक्टली फेदर बोल दिया गया है, ऐसा नहीं बोला गया कि फ्रॉन्ट्स आर लाइक फेदर्स, सीधे बोल दिया है कि my leaves are feathers। तो यहाँ पे फिर से मेटाफर है, the leaves are directly compared to feathers। Then stanza 3, let's read. All day the fronds, the wind-blown tree, soar and flap and shudder as though it thinks it can fly। तो पूरा दिन फ्रॉन्ट जो है वो फ्लैप करते रहते, शडर करते रहते जैसे कि ये फ्लाई कर सकता हो। As though it wanders in the sky, और ऐसे एक्ट करता है जैसे कि स्काई में घूम रहा है ये। Traveling who knows where, wheeling past the stars, और ऐसे ट्रेवल कर रहा है जैसे कि स्टार्स के पास चला जाएगा। हाउ डू द पाम फ्रॉन्ट्स मूव इन द विंड? पाम के फ्रॉन्ट जो है वो विंड में कैसे मूव करते हैं? दे सोर, फ्लैप एंड शडर एज इफ द ट्री इज ट्राइंग टू फ्लाई थ्रू द स्काईज। ठीक है, तो सोर करते हैं, फ्लैप करते हैं और शडर करते हैं। ठीक है, जिस तरीके से किसी भी बर्ड के, मान लो पिजन है तो उसके विंग्स करते हैं। ठीक है, व्हाट फैंटेसी डज पाम ट्री लिव इन? तो पाम ट्री की फैंटेसी क्या है, क्या सपना है उसका? It imagines wandering in the skies, traveling among the stars। ठीक है, तो ये ऐसे इसका ऐसा सपना है कि ये बादलों में घूमे, स्काई में घूमे, स्टार्स के पास जा करके। तो ये मैं आपको बहुत ही शॉर्ट में पोएम समझा रही हूँ, लेकिन इसका मैंने पूरा डिटेल में एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है मेरे वीडियो में, पाम ट्री चैप्टर एक्सप्लेनेशन में। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो पहले आप उस वीडियो को देखना, उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स देखना, तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। So moving to next question. Identify the figures of speech in wheeling past the stars। ठीक है, तो इसमें क्या फिगर ऑफ स्पीच है? ये वाली जो लाइन है इमेजरी है, ठीक है, हाइपरबोले है, दो हैं इसमें। द इमेज ऑफ अ ट्री फ्लाइंग बियॉन्ड स्टार्स। ठीक है, आपके मन में इमेज आती है कि ट्री जो है वो बियॉन्ड द स्टार जाके फ्लाई करे तो कैसा लगेगा, है ना? तो इमेजरी है, इमेज बन रही है आपकी माइंड में। देन हाइपरबोली क्या होता है? किसी चीज को जो एक्सैजरेट करके बोला जाता है। एक्सैजरेशन क्या हो रहा है कि उड़ थोड़ी ना सकता है, वो तो रूटेड है, बट उसकी हाइट लंबी है ना? तो ऐसा बोला जा रहा है कि ये उड़ना चाहता है, ठीक है ना? तो ये एक्सैजरेशन है। बियॉन्ड, फ्लाइंग बियॉन्ड स्टार्स एक्सैजरेट्स इट्स फैंटेसी। तो जो उसका सपना है वो स्काई में बहुत ऊपर तक जाना चाहता है, उसको एक्सैजरेट करके बताया गया है कि ये स्टार्स के बियॉन्ड जाना चाहता है। ठीक है, सो यहां पर हाइपरबोली। देन व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ फ्रेज एज दो इट थिंक्स इट कैन फ्लाई? इसका इफेक्ट क्या है पोएम में, कविता में? इस फ्रेज का इफेक्ट क्या है? सिमिली और पर्सोनिफिकेशन। ठीक है, तो इफेक्ट पूछा गया है तो फिगर ऑफ स्पीच ही बेसिकली पूछ रहे हैं। सिमिली या पर्सोनिफिकेशन, एज यहां पे यूज हुआ है ना? तो जब भी एज लगा के कंपैरिजन होता है, लाइक लगा के कंपैरिजन होता है, तो सिमिली होता है। एज दो इट थिंक्स इट कैन फ्लाई, ठीक है, तो ये हो गया। और दूसरा पर्सोनिफिकेशन है, क्योंकि इसको एज अ पर्सन पोएट ट्रीट ही कर रहा है पूरी कविता में, है ना? द ट्री इज कंपेयर टू अ बर्ड ट्राइंग टू फ्लाई, गिविंग इट ह्यूमन लाइक इमेजिनेशन। तो ये दो फिगर्स ऑफ स्पीच हैं इस फ्रेज में। देन स्टैंजा 4, लेट्स रीड। एंड देन एज सून एज द विंड डाइज डाउन, और जब हवा धीमी हो जाती है, डाइज डाउन मीन्स स्लो डाउन, द फ्रॉन्ट सबसाइड, सबसाइड, फ्रॉन्ट्स भी शांत हो जाते हैं। सबसाइड, सबसाइड दो बार यूज किया गया, इट मीन्स उसको कामिंग इफेक्ट को बता रहे हैं। जैसे हवा धीमी होती है तो फ्रॉन्ट्स किस तरीके से काम डाउन होते हैं। द माइंड ऑफ द ट्री रिटर्न्स, और माइंड उसका ट्री का जो हवा में उड़ रहा है, जो बियॉन्ड द
स्काईज उड़ रहा है, बियॉन्ड द स्टार्स उड़ रहा है, उसका माइंड फिर से आता है, अपनी हकीकत में लौट करके आता है, अपनी रियलिटी को फिर से रियलाइज करता है। द माइंड ऑफ द ट्री रिटर्न्स, इसका ये मतलब है कि वो अपनी रियलिटी को रियलाइज करता है। द टू अर्थ रिकॉल्स दैट अर्थ इज इट्स मदर, और उसको याद आता है कि अर्थ, उसका माइंड अर्थ को देखता है कि अर्थ इज माई मदर, ठीक है, मेरी माँ है अर्थ। एंड देन इट लाइक्स वंस मोर इट्स अर्थली कॉर्नर, और फिर ये फिर से खुश हो जाता है अपने उस अर्थली कॉर्नर में जहां पे ये रहता है। What happens when the wind dies down? जब wind slow down हो जाती है तब क्या होता है? The fronds become still and the tree stops imagining flight, returning to its rooted reality. What does the palm tree remember when calm returns? तो palm tree को क्या याद आता है जब सब calm down हो जाता है तब? That the earth is its mother and it belongs to its earthly place. What figure of speech is in earth is its mother? इस ये जो फ्रेज है अर्थ इज इट्स मदर, इसमें क्या है? तो अर्थ को किस तरीके से ट्रीट किया जा रहा है? एज अ पर्सन ट्रीट किया जा रहा है। अर्थ मदर है ना, तो पर्सोनिफिकेशन है, मेटाफर भी है। द अर्थ इज कंपेयर टू अ मदर, डायरेक्टली मदर उसको बोल दिया जा रहा है, ठीक है, और इसमें एज अ पर्सन भी अर्थ को ट्रीट कर रहे हैं, तो पर्सोनिफिकेशन। तो दो फिगर ऑफ स्पीच इस लाइन में है। देन नेक्स्ट, स्टेंजा 4 हो गया। स्टेंजा 4 का लास्ट क्वेश्चन है ये। Why is repetition used in subside? subside है ना, तो ये जो वर्ड है subside, इसको 2 बार क्यों बोला गया, रिपीट क्यों किया गया है? तो वही जो मैंने आपको पहले भी बता चुकी हूँ, क्योंकि ये एक इफेक्ट, जो काम डाउन होने का इफेक्ट बता रहे हैं ना, उसको और भी ज्यादा जोर दे रहे हैं उस चीज पे। Repetition is to emphasize the calming down of the fronts and the end of the fantasy. ठीक है? Then coming to HOTS, higher order thinking skill questions. What human quality does the palm tree symbolize in the poem? तो human कौन सी ह्यूमन क्वालिटी को पाम ट्री से सिंबलाइज किया है पोइट ने, है ना? पाम ट्री ह्यूमन क्वालिटी का कुछ सिंबल बताया गया है यहाँ पे कि ह्यूमंस इस तरीके से सोचते हैं, है ना? पाम ट्री को एज अ सिंबल यूज किया है। द ह्यूमन डिजायर टू राइज अबव लिमिटेशंस, तो ह्यूमन जो होता है उसकी लाइफ में बहुत सारी लिमिटेशंस होती हैं, उसकी प्लेस होती है, उसका गांव होता है, उसका घर होता है, उसके घर वाले होते हैं ना, अपने होते हैं, उसके फ्रेंड्स होते हैं, लेकिन हर चीज को तोड़ करके वो ऊपर उठना चाहता है, आगे जाना चाहता है, प्रोग्रेस करना चाहता है ना? जैसे आप अगर छोटे सिटी में, आप बड़े सिटी में जाना चाहोगे, वहां के लोग और बड़े सिटी में जाना चाहेंगे, जो बहुत बड़े सिटीज में है वो फॉरेन कंट्रीज में जाना चाहेंगे। तो ये तो अपनी लिमिटेशंस को तोड़ के आगे बढ़ना चाहता है इंसान। द ह्यूमन डिजायर टू राइज अबव लिमिटेशंस, टू ड्रीम बियॉन्ड द ऑर्डिनरी, ठीक है, वो चाहता है कि मैं ऑर्डिनरी ना रहूं, मैं ऑर्डिनरी के बियॉन्ड जाऊं। येट रिमेन ग्राउंडेड इन रियलिटी, लेकिन अपनी रियलिटी में ग्राउंडेड भी रहता है, उसको याद रहता है कि मेरे रूट्स कहाँ पे हैं। तो ये ह्यूमन क्वालिटी को सिंबलाइज किया यहाँ पे पाम ट्री के थ्रू। Why do you think Tagore uses metaphor of Mother Earth? टैगोर ने मदर अर्थ का मेटाफर क्यों यूज किया है? टू शो that however high our aspirations, our roots and origin remain important, ठीक है, हमारी एस्पिरेशंस कितनी भी आई हो, हमारी फैंटेसीज कितनी भी आई हो, लेकिन हमारी रूट्स, मतलब कि हमारा ऑरिजिन, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम कहाँ से ओरिजिनेट हुए, हमारी रूट्स क्या है। हमें कभी भी अपनी रूट्स को नहीं भूलना चाहिए। एंड वी मस्ट वैल्यू अवर ग्राउंडिंग, और हमारी जो ग्राउंडिंग है उसकी वैल्यू हमको करनी चाहिए। इफ द पाम ट्री कुड रियली फ्लाई, व्हाट वुड इट लूज? अगर पाम ट्री रियल में फ्लाई कर सकता तो उसका क्या खो जाता? इट वुड लूज इट्स रूटेडनेस, ठीक है, तो रूटेडनेस जो होता है वो आपको स्टेबल रखता है। जो प्लांट्स होते हैं वो स्टेबल कैसे रहते हैं? क्योंकि उनकी रूट्स बहुत अंदर तक जाती हैं, वो उनको इंटैक्ट रखती हैं, ठीक है, आंधी आए, तूफान आए, लेकिन बिकॉज वो रूट से बहुत गहरे तक है इसलिए वो उखड़ता नहीं है ना? तो इट वुड लूज इट्स रूटेडनेस, स्टेबिलिटी
एंड कनेक्शन टू द अर्थ, और अर्थ से उसका कनेक्शन, अर्थ से क्या कनेक्शन है, अर्थ उसका घर है और अर्थ से उसको सारा न्यूट्रिशन भी मिलता है जिसकी वजह से वो ग्रो करता है, विच गिव्स इट्स लाइफ, जिससे कि उसे लाइफ मिलती है, जीवन मिलता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन द पाम ट्रीज फैंटेसी बी कंपेयर टू ह्यूमन एम्बिशन, ह्यूमन एम्बिशन से पाम ट्री की फैंटेसी को किस तरीके से कंपेयर किया जा सकता है। जस्ट एज द पाम ट्री ड्रीम्स ऑफ फ्लाइंग बियॉन्ड इट्स नेचुरल लिमिट्स, पाम ट्री की कुछ नेचुरल लिमिट्स हैं, ठीक है, वो एक जगह से मूव नहीं कर सकता बिकॉज वो रूटेड है ग्राउंड में, ठीक है, तो लेकिन वो ड्रीम तो करता है कि मैं अपनी नेचुरल लिमिट से बियॉन्ड चला जाऊं। ह्यूमंस ऑल्सो ड्रीम ऑफ रीचिंग ग्रेटर हाइट्स, ठीक है, इसी तरह ह्यूमंस भी ड्रीम करते हैं कि हम बहुत हाइट्स को पढ़ जाएं या बहुत प्रोग्रेस करें। बट लाइक द ट्री पीपल मस्ट बैलेंस एम्बिशन विद एक्सेप्टेंस ऑफ रियलिटी, लेकिन ट्री की तरह ह्यूमंस को भी क्या करना चाहिए, बैलेंस करना चाहिए, है ना, अपने एम्बिशंस और अपनी रियलिटी में। जब एम्बिशंस और रियलिटी दोनों बैलेंस में चलेंगे तो लाइफ अच्छी चलेगी, ठीक है ना। तो यही मैसेज है इस पोएम का। What lesson does the poem teach about balancing dreams and reality? अब ये इसका जो क्रक्स है ना, इसका जो मेन एक्सट्रैक्ट है, जो मीनिंग है, वो यही है कि बैलेंस होना चाहिए आपके एम्बिशन में और आपकी रियलिटी में। इट टीचेस अस दैट व्हाइल इट इज इंपॉर्टेंट टू ड्रीम एंड एस्पायर, तो पोएम से हमें ये शिक्षा मिलती है, इसकी शिक्षा है ये कि जबकि ये जरूरी भी होता है कि हम ड्रीम करें, हम एस्पायर करें, आगे बढ़ने की हमारी सोच हो, अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो फिर लाइफ जो है बहुत फ्रूटफुल नहीं होगी, है ना। हर किसी को प्रोग्रेस करने के बारे में सोचना ही चाहिए, है ना। तो ये बहुत नेचुरल है और इम्पोर्टेंट भी है इंसान की ग्रोथ के लिए कि वो सोचे, ड्रीम करे, एस्पायर करे। वी मस्ट ऑल्सो रिमेंबर अवर रूट्स, लेकिन हमें अपने रूट्स को भी नहीं भूलना चाहिए, अपने ऑरिजिन्स को हमें नहीं भूलना चाहिए। एंड एक्सेप्ट अवर लिमिटेशंस, और अपने लिमिटेशंस को भी हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, ठीक है। देन ये तो मेन चीज थी आपकी जो मैंने कवर करवाई, एक तो रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट एंड हॉट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद कुछ एडिशनल क्वेश्चंस हैं, वो भी हम लोग देख लेते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस। हु इज द पोएट ऑफ पाम ट्री, इसके पोएट कौन है, रविंद्रनाथ टैगोर हैं। व्हाट डज द पाम ट्री लॉन्ग टू डू, पाम ट्री क्या विश करता है, इट लॉन्ग्स टू फ्लाई अवे इनटू द स्काई। What natural force makes the trees fronds flutter, है ना, तो कौन सी नेचुरल फोर्स है जो ट्री के फ्रॉन्ट्स को फ्लटर करती है, विंड। Where does the tree finally return after its fantasy, और ट्री फाइनली कहां लौट आता है अपने सपनों में घूमने के बाद, टू इट्स earthly corner, ठीक है, जहां पे ये फिक्स्ड है वहां पे लौट आता है, रूटेड इन द ग्राउंड। What do the fronds symbolize, फ्रॉन्ट से क्या सिंबलाइज कर रहे हैं पोएट, द ट्रीज डिजायर फॉर फ्रीडम एंड फ्लाइट, ठीक है। तो फ्रॉन्ट से हमें ये पता चलता है कि वो डिजायर को सिंबलाइज कर रहे हैं, जो फ्रीडम की डिजायर है कि विंग्स हैं मेरे, है ना, मैं फ्री हूं, आजाद, स्काई में मैं उड़ना चाहता हूं, तो फ्रीडम एंड फ्लाइट को वो सिंबलाइज कर रहे हैं। देन लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, डिस्क्राइब द पाम ट्रीज लॉन्गिंग एज पोर्ट्रेड इन द पोएम, पाम ट्री की लॉन्गिंग को जिस तरीके से पोर्ट्रे किया गया है उसको आपको डिस्क्राइब करना है कि भाई ये क्या चाह रहा है, ये फ्रीडम चाह रहा है, ये फ्लाई करना चाह रहा है, ये स्टार्स के बियॉन्ड जाना चाह रहा है, ठीक है, वो इसकी लॉन्गिंग्स है। द पाम ट्री विशेस टू फ्लाई बियॉन्ड द स्काई, इट इमेजिन्स इट्स फ्रॉन्ट्स एज फेदर्स एंड टॉसेस इट्स हेड्स इन द विंड एज दो ट्राइंग टू टेक ऑफ। In its fantasy, it soars among the stars. However, when the wind dies, लेकिन जब wind चली जाती है, it realizes its rootedness and accepts earth as its mother. The next question is, how does Tagore present the contrast between imagination and reality? ठीक है, तो ये बार बार यही आ रहा है, यही है इस पोएम का जो मेन चीज है, आपकी इमेजिनेशन और आपकी रियलिटी, आपके ड्रीम्स, फैंटेसीज एंड आपकी रियलिटी, उन दोनों में बैलेंस। हाउ डज टैगोर प्रेजेंट द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन इमेजिनेशन एंड रियलिटी इन दिस पोएम, तो क्या कैसे कॉन्ट्रास्ट करा है रविंद्रनाथ टैगोर ने इमेजिनेशन एंड रियलिटी में। द पाम ट्री रिप्रेजेंट्स इमेजिनेशन व्हेन इट ड्रीम्स ऑफ फ्लाइट, ठीक है,
तो पाम ट्री जो है वो इमेजिनेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, जब वो ड्रीम कर रहा है कि मैं फ्लाई करूं, wandering past the stars, but reality pulls it back when the wind stops, reminding it that it is rooted to the earth. Tagore beautifully blends the tension between aspiration, ठीक है, एस्पिरेशन उन्होंने किस चीज से सिंबलाइज किया, स्काई से, ठीक है, एंड एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस का सिंबल क्या है यहाँ पे, अर्थ. तो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड ऑल द क्वेश्चन एंड आंसर्स वेरी क्लियरली and you will do very good in your exams. If you like the video, please hit the like button and subscribe to my channel. Thank you so much.